हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्रक। ओके, लेट्स कंटिन्यू आवर चैप्टर। अपना जो टॉपिक है, नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण पिछले वीडियो में पढ़े थे कि किस तरह से जो प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं और किस किस गतिविधियों के आधार पर जो है हमने इनका नाम रखा है। तो ये हमने जो है पिछली वीडियो में पढ़ी थी। तो आज हम अपना जो नया टॉपिक है वो शुरू करने जा रहे हैं, तीन क्षेत्रकों की तुलना। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों क्षेत्रकों को, तीनों क्षेत्रकों की जो है हम तुलना आज हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि इन तीनों में से कौन सा जो क्षेत्रक है वो बेस्ट है, सबसे उत्तम है, और किस तरह मतलब जो है किस प्रकार की जो है सरकार को कौन से क्षेत्रक पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि जो है समाज में या व्यक्तियों को जो है रोज़गार के अधिक से अधिक मतलब अवसर प्राप्त हो। तो देखिए, तुलना करते हैं। तुलना करने से पहले जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है दो टॉपिक्स के बारे में जो जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपका जो दो टॉपिक मतलब दो शब्द लगा लीजिए, दो शब्द। सबसे पहला तो है जीडीपी। जीडीपी शब्द है, अगर आपको मैं बताऊं तो जीडीपी का जो अर्थ है हिंदी में होता है सकल घरेलू उत्पाद, और इसको जो इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम जो है दो शब्दों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले देखिए, जीडीपी से पहले हम किस पर चर्चा करते हैं कि अंतिम वस्तु को जो है समझना होगा जीडीपी को समझने से पहले। तो हम इसमें जो है सबसे पहले हम अंतिम वस्तु के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ से जो है हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, और जो है सबसे पहला जो है, देखिए दो प्रश्न मैंने आपको जो है स्क्रीन पर लिख करके दे रखे हैं। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो गतिविधि है, जो विविध वस्तुएं हैं, प्रत्येक क्षेत्र की जो विविध वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं। यानी कि तीन क्षेत्रक हैं, तीन क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय और जो है तृतीय। इन क्षेत्रकों में जो विविध वस्तुएं हैं और जो सेवाएं हैं, हम उनकी गणना कैसे करते हैं। दूसरा, कुल उत्पादन को कैसे जाना जाता है, या कुल उत्पादन के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, वन बाय वन मैं आपको बता देती हूँ। ये दो प्रश्न हैं, इनका उत्तर हम इसमें जानेंगे। देखिए, सबसे पहले कि हमारे लिए क्या जानना ज़रूरी है, यह है कि हज़ारों की संख्या में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं की गणना करना कैसे करें। मतलब हम ये हमारे लिए क्या है, असंभव है, क्योंकि तीनों क्षेत्रकों में जो उत्पादित वस्तु है, अब उसकी गणना करना तो बहुत मुश्किल है। यानी प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों क्षेत्रों में उत्पादित जो वस्तुएं हैं उनकी जो काउंटिंग करना बहुत ही मुश्किल है, ये असंभव बात है। इस समस्या के समाधान के लिए अर्थशास्त्रियों का जो है कुछ सुझाव था। सुझाव इस प्रकार था कि हमें क्या करना चाहिए, वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक संख्या का योग करने के स्थान पर हमें उनके मूल का योग करना चाहिए। उन्होंने देखिए ये सलाह दी थी कि जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं हैं, हम उनकी गणना ना करें। वास्तविक सेवाएं हैं, जो वस्तुएं हैं, जो जिनका उत्पादन हुआ है, उनकी गणना करने की बजाय हम क्या करें कि हम जो है उनके मूल्यों का उपयोग करें। ठीक है, जो उनकी वास्तविक संख्याओं का योग करने के स्थान पर हम उनके जो मूल्य हैं उनका उपयोग करें। तो देखिए, उदाहरण मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये देखिए, हम ये ना गिने, हम वस्तुओं की संख्या ना गिने। देखिए कि वस्तु कितनी संख्या में, हम ये ना गिने कि 1 2 3 4 है। हम ये ना गिने कि भाई कोई भी, देखिए कोई वस्तु है, हम ये गिन दे कि ये 1 वस्तु है, 2 वस्तु, 3 4। इन्होंने कहा है कि उनका मूल्य, उसका योग करें, मूल्यों का उपयोग करें। वस्तुओं का उपयोग करने की बजाय
वस्तुओं की जो संख्या है उन ये ना देखें कि भाई इतनी इतनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, हम ये देखें कि इतनी वस्तुओं का उत्पादन तो हुआ है, उसके उस उत्पादन से हमें जो मुनाफा हुआ, जैसे अब मान लीजिए जो प्रथम वस्तु है वो 5 रुपए में बिकी है या दूसरी 10 में, मतलब इनका मूल्य ये, हम क्या करें, मूल्यों का योग कर लें, मूल्यों का योग कर लें तो ये हमारे लिए बेनिफिट होगा। उदाहरण देखिए, मैं आपको उदाहरण के माध्यम से बताती हूँ। देखिए जैसे कि एक किसान है, मान लीजिए वो आटा मिल में जो है आटा मिल के 8 रुपये प्रतिशत किलोग्राम की दर से गेहूँ बेचता है। कि जो गेहूँ लाता है जो एक किसान है और उसे आटा बना करके वो क्या करता है, प्रति किलो मतलब 8 रुपये किलो बेचता है। तो मिल में जो गेहूं की जो पिसाई होती है और जो बिस्कुट कंपनी को जो आटा 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है बेचा जाता है। देखिए जो एक किसान ने जो आटा बेचा है वो तो 8 रुपये किलो प्रति किलो बेचा है, लेकिन जब वो आटा जो है गेहूं बेचा है, किसने, एक किसान ने बेचा है गेहूं एक मिल मालिक को प्रति जो 1 किलो जो गेहूं है वो 8 रुपये का बेचा उसने। लेकिन जब वो मिल में चला जाता है आटा चक्की पर आटा पीसने के लिए, तो आटा पीसने के बाद वो 10 रुपये प्रति किलो हो जाता है, प्रति किलो की दर से बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो है जो गेहूं है उसकी जो कीमत है वो तो 1 किलो 8 रुपये का है, और इधर से जो अगर गेहूं को पीस दिया जाए तो पिसा हुआ जो गेहूं है वो 10 रुपये प्रति किलो है। तो देखिए बिस्कुट कंपनियां आटे के साथ देखिए क्या करती है, चीनी, तेल जैसी जो चीज़ें हैं उनका उपयोग करती है बिस्कुट बनाने के लिए। वो क्या करती है, मान लीजिए उन्होंने 4 पैकेट बना दिए और बाज़ार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में, यानी कि 4 पैकेट 60 में, यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट उन्होंने बिस्कुट बेच दिया। तो देखिए अतः बिस्कुट की जो अंतिम उत्पाद, अब देखिए बिस्कुट क्या है यहाँ पर, बिस्कुट यहाँ पर अंतिम उत्पाद है। अंतिम उत्पाद मतलब देखिए इसमें अब जो है जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं, जो है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, ये सारा कुल मिलाकर जो है हमारा उत्पाद तैयार हो गया। देखिए इसमें जो है गेहूं को उगाने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है या उसको आटा पीसने वाली कोई प्रक्रिया नहीं है। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अंत में उसका क्या हुआ, सारी प्रक्रियाओं में जितने भी जो आर्थिक क्षेत्र में जितने भी 3 क्षेत्रक थे इनके, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये तीनों क्षेत्रकों में जो भी मतलब इनका जो भी मतलब क्रियाकलाप हुए हैं उनको ना गिन करके हम क्या करें कि हम लास्ट में देख लें कि जो है वो अंतिम जो उत्पाद है वो क्या है, अंत में क्या बन गया था, उसका बिस्किट बन गया था। ना हम गेहूं की गणना करेंगे, ना हम पिसे हुए गेहूं की गणना करेंगे, ना हम उसमें जो है चीनी या तेल वगैरह उसकी ना गणना करके अंत में हमारा अब क्या है, बिस्कुट अंतिम है, क्योंकि अब इसके बाद इसमें कोई और ज़्यादा मतलब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है या कुछ और इसमें बढ़ोतरी नहीं होगी। अब इसको क्या है, उपभोक्ता जो है उपभोग करने के लिए तैयार है। यानी कि जब उपभोग करने के लिए जो वस्तु जब तैयार हो जाती है वो उसका क्या है, अंतिम पड़ाव होता है। तो अतः बिस्कुट ही क्या है, अंतिम उत्पाद है। अर्थात वह वस्तु, अगर देखिए आपके पास डेफिनेशन आ जाए कि अंतिम वस्तु, मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम 3 क्षेत्रों की तुलना करेंगे तो इन तीनों क्षेत्रों में क्या था, मैंने आपको बताया था कि हम दो पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमने जीडीपी की बात की थी, उसके बाद हमने किया था कि अंतिम उत्पाद। तो इसमें देख लीजिए कि अंतिम उत्पाद, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि अंतिम उत्पाद किसे कहते हैं, तो देखिए अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी है, यानी कि उसके बाद अब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, उपभोक्ता उसको आसानी से जो है उपभोग कर सकते हैं, वो अंतिम वस्तु है। तो इसके बाद देखिए हमारा जो ये है, तो अंतिम वस्तु को समझने के बाद आपके मन में ना कुछ सवाल उठ रहे होंगे, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो सवाल है वो क्या है, हमारा पहला सवाल कि किसी अंतिम जो है कि पहला सवाल क्या उठता हमारा कि केवल अंतिम वस्तु और सेवाओं की गणना क्यों की जाती है, कि केवल अंतिम वस्तु की ही गणना क्यों की जाती है, या अंतिम वस्तु या मतलब जो सेवा है हम उसकी ही गणना क्यों करते हैं, ये देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि जो अंतिम वस्तु होती है उसके मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य,
मध्यवर्ती यहाँ पर क्या अर्थ है इसका? मध्यवर्ती यानी कि देखिए जो किसान हैं, जो कई जो है क्रियाएं हुई थी, कई क्षेत्र यानी 3 क्षेत्र बताए गए हैं। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि किसान ने गेहूं उगाया। द्वितीय क्षेत्र यानी मिल में जा कर के उसका आटा पीसा। आटा पीसने के बाद चक्की में और मतलब उसमें चीनी या तेल वगैरह मिला करके जो तृतीय क्षेत्रक यानी कि उसमें उत्पाद तैयार होकर के वो अंतिम जो है उत्पाद तैयार हो गया। तो अंतिम उत्पाद की यहाँ पर मूल्य की गणना क्यों की गई है? क्योंकि जो है इसमें जो बीच के जो जितने भी मूल्य थे यानी प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक के जो मूल्य हैं वो इसमें पहले से ही शामिल हो चुके थे। यहाँ पर जो है अंतिम जो है ये देखिए कि यहाँ पर अंतिम जो मूल्य है उसकी बात हमने क्यों की है? क्योंकि मध्यवर्ती जो वस्तुएं हैं उनका जो मूल्य है पहले से ही इसमें शामिल हो चुका है। जैसे मान लीजिए बिस्किट का पैकेट ही जो तैयार किया गया था उसका मूल्य था तैयार होने के बाद 15 रुपये प्रति पैकेट। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें जो प्रारंभ में जो गेहूं का 8 रुपये मूल्य था और जो आटे का 10 रुपये मूल्य था वो इसमें मतलब पहले से ही शामिल हो चुका था। आटे का मतलब शामिल हो गया था, उसमें 10 रुपये का जो प्रति किलो का जो मूल्य था वो शामिल था। और गेहूं जो चीनी और जो तेल है वो सब इसमें मतलब वो मूल्य शामिल होने के बाद जब वस्तु तैयार हो गई, जो उत्पादन जो अंतिम उत्पाद जो तैयार हुआ था उसके मूल्य में, इसलिए उसके मूल्य की गणना होती है क्योंकि जो आरंभिक जो मूल्य हैं वो सारे इसमें शामिल हो चुके हैं। तो देखिए आपको जो था कि अंतिम वस्तु, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया ये टॉपिक, और नेक्स्ट जो वीडियो में हम जीडीपी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।